students, welcome in AVM classes. Now we just discuss about our next topic in this video. In the last video we have discussed about the orbit and orbitals. ठीक है, differences between orbit and orbitals. यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं एक बार क्लियर करना चाहती हूँ ड्रामेटिकली कि आप ऑर्बिट और ऑर्बिटल को सिग्निफाइज कैसे करेंगे. उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलेंगे. उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारा क्वांटम नंबर. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नेक्स्ट यूनिट्स रिगार्डिंग द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. राइट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स. मैंने आपको कहा था कि ऑर्बिट्स को हम शेल भी कहते हैं. ऑर्बिट है क्या? देखिए, जस्ट अ ब्रीफ स्केच ऑफ द एटम. जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज एन एटम. दिस पोर्शन इज योर क्लाउडी. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि एक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं जब न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है एटम के. इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स. कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. राइट, तो हम इसको इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम शेल कह रहे हैं. शेल कह रहे हैं. अब सपोज ये मेरी पहली शेल है. ठीक है, अब ऐसे ही मैं इसके बाद एक और शेल बनाती हूँ. आपने 9th क्लास में बोहर्स मॉडल बनाना सीखा था कि बोहर ने जो मॉडल दिया था शेल्स का, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट नियर्स बोहर वी जस्ट रिप्रेजेंट आवर एटम लाइक दिस. दिस इज योर के शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2. दिस इज योर एल शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8. राइट, ऐसे ही करते करते एम शेल, एन शेल. सो वी जस्ट न्यू अबाउट दैट. ये शेल्स हैं, ध्यान रखिएगा, इनको क्या बोलेंगे? शेल. और शेल का ही दूसरा नाम हमने क्या कहा था? ऑर्बिट. देखो बेटा, बीच में गैप है, बीच में यहां पर कुछ गैप है. ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया. बीच में दोनों के, न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल के, फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल के बीच में गैप है. ये गैप क्या कह रहा है? कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग हियर इज 0. यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा. इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होगा, या फिर इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होगा, या नेक्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होगा. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है यहां पर, बीच में नहीं है. जहां पर आपको ये खाली जगह दिख रही है, यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. चलिए, शेल आई थिंक आपको क्लियर होगी. शेल को ही हम क्या कह रहे हैं? ऑर्बिट. मैंने इसको सोलर सिस्टम से रिलेट किया था. दिस, सपोज दिस वन इज योर सन. राइट, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट ऑन विच अवर फर्स्ट प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये हमारा सन है, हमारे सोलर सिस्टम में बिल्कुल सेंटर में है. और ये पहला ऑर्बिट है जिसमें कोई प्लैनेट, यहां पर प्लैनेट नहीं है, यहां कौन है? इलेक्ट्रॉन. वो रिवॉल्व कर रहा है इस सेंटर के चारों तरफ. यहां पर सेंटर न्यूक्लियस होता है, सोलर सिस्टम में सेंटर सन होता है, तो इसको सन से कोरिलेट किया गया है. ऐसे ही ये दूसरा ऑर्बिट है जिसमें कोई दूसरा प्लैनेट हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. तो यहां पर प्लैनेट नहीं है, यहां कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में 2, इस शेल में 8. ये इलेक्ट्रॉन हम हमेशा मैजिक नंबर से फिल करते हैं. कैसे करते हैं? n की वैल्यू 1 यानी कि फर्स्ट शेल. 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू में 1 होता है 2. राइट, तो मैजिक नंबर में हम n यानी कि शेल का नंबर, पहली शेल का नंबर 1 k इक्वल्स टू 1, दूसरी शेल का नंबर 2 k l इज इक्वल टू 2. तो 2 देखो ना, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. 4 इंटू में 2 कितना होता है? 8. तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में कितने? 18 इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम तीसरी शेल लेते हैं तो कितने हो गए? 9 इंटू में 2, 18 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन
डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग। दिस इज योर मैजिक नंबर, इसको आप बोहर्स नंबर भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारी फीलिंग्स हमने 9th स्टैंडर्ड में की हुई हैं। तो शेल क्या है और ऑर्बिट क्या है, क्या समझ में आ रहा है भाई? शेल क्या है? शेल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और वो हिस्सा जो न्यूक्लियस से बाहर है, जो एटम के अंदर प्रेजेंट है, हम उसको एटम का सरकमफ्रेंस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी गैसियस एटम जो होगा वो मल्टी लेयर शेल का हो अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं हम ऑर्बिटल्स की। कल जो डिफरेंसेस हमने किए उसमें मैंने कहा ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के होते हैं, राइट। आपने जब इसकी रिवॉल्विंग देखी, हमारी अर्थ जब रिवॉल्व करती है, या इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने इस पूरे सिस्टम को मैंने सोलर सिस्टम से कोरिलेट किया है, तो इसकी रिवॉल्विंग होगी। रिवॉल्विंग होगी तो इसका मतलब हम इसको सभी एक्सिस पर देखेंगे। सभी एक्सिस का मतलब होता है कि हम इसको एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पर रिवॉल्व करता हुआ देखेंगे। अगर हम तीनों एक्सिस पर इनकी रिवॉल्विंग या मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मोशन चेक कर सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं 3D, ठीक है, 3D मोशन। ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्बिटल्स को हमने नाम दिया था S, P, D और F, ठीक है। जैसे हमारी शेल्स, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने डाल रखे हैं, मैंने इनके डिफरेंसेस करवा रखे हैं कि हम किसको ऑर्बिट कह रहे हैं, किसको ऑर्बिटल कह रहे हैं, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। बस यहाँ ये बताने का मेरा मकसद है कि आप शेल के अंदर सबशेल यानी ऑर्बिटल को कैसे चेक करते हो, राइट। तो ऑर्बिटल्स कौन कौन होते हैं? S, P, D और F होते हैं, ठीक है। S stands for spherical, P stands for principal, D stands for diffused and F stands for fundamental। अभी फर्दर और सब ऑर्बिटल्स नहीं आए। जब न्यू एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो इसके बाद और भी सब ऑर्बिटल्स आने की संभावना है, तब और भी नई शेल्स आएंगी और नए ऑर्बिटल्स आएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा मेन मोटो क्या है, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। ये हमारे किसी एटम का न्यूक्लियस है बेटा, ये किसी एटम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। जब एटम अपनी KLMN 4 शेल्स में 4 शेल लिए हुए होता है, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को कहां कहां ढूंढेंगे और वहां पर ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, राइट। ये है हमारी पहली शेल जिसका नाम है K शेल। दिस वन इज अवर फर्स्ट शेल, नाम है K शेल। K शेल में मैक्सिमम होते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। K शेल में मैक्सिमम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब ऑर्बिटल। देखो जैसे एटम है, एटम के सब पार्ट हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वैसे ही शेल है, शेल के भी सब पार्ट्स हैं S, P, D, F। तो K शेल है तो K शेल के भी सब पार्ट्स होंगे। चलिए इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिविंग किसके अंदर होगी? चलिए S के अंदर होगी। हमने इसके अंदर एक सब ऑर्बिटल ले लिया, फर्स्ट S, क्योंकि ये बहुत ही नजदीक होता है न्यूक्लियस के, तो सबसे पहले इसी के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। तो S जो है वो न्यूक्लियस के पास है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन में से, डिफरेंस थोड़ा याद कीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन में से मैंने कहा था कि हमारे हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इसके पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन है और यहां पर हमारा सब ऑर्बिटल भी आ गया, तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 के 2 इलेक्ट्रॉन S में आ गए तो कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट सब ऑर्बिटल नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, है ना। तो पहली शेल, इसकी वैल्यू कितनी बोली गई है? 1। तो पहली शेल के अंदर कौन सा सब ऑर्बिटल है? S। तो मैंने लिखा 1s, ठीक है।
जितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है वो यहाँ लिख दिए, दैट इज 1s2। इसको मैंने बोला फर्स्ट शेल के अंदर पहला ऑर्बिटल उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। अब हम अगली शेल में आते हैं। अगली शेल है मेरे पास बेटा एल शेल। दिस वन इज, जिसको मैं शेडेड कर रही हूं, दिस वन इज अवर नेक्स्ट शेल। नेक्स्ट शेल हो गई तो मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए ना। न्यूक्लियस से थोड़ी सी दूरी भी बढ़ गई, भाई बाद में आ गई। जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ी, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मैक्सिमम? 8 हो गए। और अगर हम इसको सब ऑर्बिटल्स में बांटे तो हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर 2 सब ऑर्बिटल्स एंटर करेंगे, एक तो होगा s, दूसरा होगा p। एक तो होगा s, दूसरा होगा p। s के अंदर बेटा मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ध्यान रखना। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p ऑर्बिटल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि ये सभी एक्सिस पे काम करता है, x, y, z। तो p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। टोटल कितने हो गए ये? 2 + 6 8 हो गए ना। तो हमारी जो सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। सेकंड शेल को हमने नाम दिया था, नंबर दिया था 2, नाम था L। तो मैंने लिखा 2s2 2p6, राइट, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो मैंने सेकंड शेल के लिए ऑर्बिटल्स लिखे। फर्स्ट शेल के लिए क्या लिखा? 1s2। सेकंड शेल के लिए क्या लिखा? 2s2 2p6। क्यों लिखा? क्योंकि p के अंदर मैक्सिमम, मैं यहां पर लिख रही हूं, s के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p के अंदर 6 जाते हैं, d के अंदर 10 जाते हैं और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाते हैं। हालांकि ये बात मैं आपको फिर से बताऊंगी, फिर से रिमेम्बराइज करवाऊंगी और इनको हम फिल करना बार बार अभी इस टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे। तो ये सेकंड शेल थी। सेकंड शेल में क्या हुआ? 2s2 2p6। अब हम आते हैं हमारी थर्ड शेल पे। देखिए थोड़ा सा शेडेड पोर्शन जो है ये हमारी कौन सी शेल है? थर्ड शेल। अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। अभी भी मैंने आपको बताया, अगर हमें 18 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो हम कितनी सब शेल्स लेंगे? अप टू डी लेंगे ना। 10 + 6 16 + 2 18। तो अप टू डी डिस्ट्रीब्यूशन लेकर हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। हमारे पास n की वैल्यू यहाँ क्या है? 3, यानी कि नंबर ऑफ शेल। कौन सी शेल है? ये थर्ड शेल है। तो इसमें कितने सब शेल हो गए? देखिए पहली वाली में सिर्फ s था, दूसरे वाले में s और p आए, तीसरी वाले में s, p और d आ गए। अब इनमें हम इलेक्ट्रॉन बांट देंगे। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 6 होंगे और d में कितने होंगे? 10। तो लिखेंगे कैसे? 3s2 3p6 3d10, है ना। 3 क्यों लिखा? क्योंकि कौन से नंबर की शेल है? 3 नंबर की। 2 क्यों लिखा? क्योंकि कौन से नंबर की शेल है? सेकंड नंबर की। 1 क्यों लिखा? क्योंकि कौन से नंबर की शेल है? फर्स्ट नंबर की। तो 3s2 3p6 3d10। बेटा ये मैक्सिमम नंबर्स की बात हो रही है, कभी ये मिनिमम भी होंगे, कभी इनमें 1-2 कम भी होंगे, कभी ये हाफ भी होंगे। मैं मैक्सिमम नंबर की बात कर रही हूं, ये याद रखना। दीज नंबर्स आर मैक्सिमम, मतलब जो बिल्कुल ही ज्यादा हैं। कभी कभी किसी एटम में कम भी हो सकते हैं, किसी एटम में हाफ भी हो सकते हैं। कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो थर्ड शेल में, हो सकता है 12 एटम हो, 12 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये मैक्सिमम नंबर की बात हो रही है। जब ये होंगे ना तो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगी। अब ऐसे ही हम आते हैं बेटा हमारी फोर्थ शेल पर। फोर्थ शेल फिर से n की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 4 आ गई। अब बेटा देखो 2n² के अकॉर्डिंग हम 2 × 4 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है।
4 का स्क्वायर 16 इन 2 में 2 कितना हो गया 32 हो गया ना। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32 होंगे। इस मैजिक नंबर को याद रखना, मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। ये मैजिक नंबर आपको याद रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम शेल्स में नंबर भर सकते हैं। तो हमारी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 32 इलेक्ट्रॉन। चलिए 32 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 32 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कौन कौन से सब ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। एस को अगर लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने बच गए 30 बच गए ना। नहीं, अभी हमारे पास क्या आया एस आया 2 इलेक्ट्रॉन, पी 6 कितने हो गए 10। अच्छा फिर कितने हो गए डी में 10 और एफ में कितने हो गए 14। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखना जरा एक बार। 6 to 8, 8 और 10 18 और 14, 18 और 14 कितने हो गए 32 हुए ना ये इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन सबको टोटल करते हैं तो भी तो हमें इतने ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इस शेल में हमें चारों सब ऑर्बिटल मिलेंगे। चारों सब ऑर्बिटल का मतलब एस पी डी और एफ चारों मिलेंगे। लेकिन यहां पर एन नंबर क्या है 4 है, तो हम कैसे लिखेंगे 4s2 4 पे 6 4d 10 और 4f 14 है ना। तो इस तरीके से किसी शेल के अंदर सब शेल या ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, हम उनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। ये हम अभी पढ़ेंगे, इनको अभी और टॉपिक्स आएंगे जिनके बारे में जहां पर इनकी एनर्जी के बारे में डिस्कशन होगा। अभी आपको सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए कि शेल अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट शेल में हमें कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे, सेकंड शेल में हमें कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे, थर्ड शेल में हमें कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे और फोर्थ शेल या उससे आगे अगर हम जाते हैं बियॉन्ड। हालांकि अभी तक हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो वो एलिमेंट इन चारों को ही रिपीट करते हैं, और भी हो सकता है कोई नया आ जाए। अभी 118 एलिमेंट तक ही हम क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये है एक जनरल जो कंसर्न अबाउट द एटम एंड अबाउट द शेल एंड ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल्स कैसे फिल होंगे, शेल कैसे होती हैं, उनके अंदर ऑर्बिटल कैसे बनाए जाते हैं। इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी में हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। बेटा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बाद इसका आना बहुत जरूरी है। क्वांटम नंबर्स क्या है, देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां पर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर है, तो क्वांटम नंबर्स क्या है, ये एक सेट है। किसका सेट है, ये 4 नंबर होते हैं, 4 नंबर का सेट होता है विच गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है जो किसी एटम में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन एटम में है तो कहां है, ठीक है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो ऐसे वो वहां पर कैसे प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी कैसी है, अच्छा उसकी शेप और ओरिएंटेशन कैसी है, इन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। इन शॉर्ट अगर हम किसी शहर में किसी इंसान के बारे में जानना चाहें, या हमें किसी इंसान से कम्युनिकेट करना हो, या उनके लिए कुछ भेजना हो, तो हमें उनका एड्रेस पता होना चाहिए। एड्रेस में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए, उनका हाउस नंबर पता होना चाहिए, स्ट्रीट नंबर पता होना चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट से किस सिटी से बिलोंग करते हैं ये पता होना चाहिए, कौन से स्टेट से हैं, कौन सी कंट्री से हैं, एंड मोर देन फोन नंबर पता होना चाहिए। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के बारे में हमें पता होनी चाहिए ताकि हम उनसे बात कर सके, उनसे कम्युनिकेट कर सके, या हमें उनके बारे में कुछ पता चले, हम उनको कुछ भेजना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ है। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें इन चार इंपॉर्टेंट नंबर्स पे काम करना पड़ेगा। इन 4 इंपॉर्टेंट नंबर्स को ही इकट्ठा बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। इनमें सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस प्रिंसिपल इज नॉट योर प्रिंसिपल ऑफ द साइंस, दिस इज मेन, मुख्य
मुख्य क्वांटम नंबर यानी कि ऐसा क्वांटम नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना, यानी जैसे स्ट्रीट नंबर, ठीक है, नाम, नेम, स्ट्रीट तो बहुत लंबी है, अगर आपका नाम ही नहीं पता होगा तो हम किसी भी स्ट्रीट में किसको ढूंढेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है। क्या कहता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ शेल, या इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द शेल, ये शेल की जानकारी बताता है कि इस एलिमेंट में, इस एटम के अंदर कौन सी शेल आएगी। सपोज मैं आपको देती हूं हीलियम, ठीक है, आपने हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 लिखा, अब आपको पता है एटॉमिक नंबर तभी तो लिखा ना। आप इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये 2 कौन सी शेल के लिए बने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के लिए बने, के शेल। तो के शेल से, यानी कि n की संख्या, के शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n, और n की अगर वैल्यू हमें पता हो तो हम उस एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं, उस एटम के बारे में बता सकते हैं, और उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं। बात यहां पूरी नहीं हुई, मैं अभी फिर से आपको बताती हूं। इसमें क्या लिखा है, 2, मैंने इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेट किया, मैंने लिखा 1s2, इट इज पॉसिबल 1s2, पहली ही शेल और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, क्योंकि इसके अंदर कितनी शेल है, एक ही शेल तो है ना, के शेल है ना, सिर्फ देखो इधर के शेल है, और के को नंबर कितना दिया गया है, 1, और इस 1 को मैंने यहां लिखा, ये जो n है, ये जो 1 है, ये ही n होता है। इसको जनरली आप ऐसे लिख सकते हो, ns2, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, s, अच्छा 1s2 ही क्यों लिखा, क्योंकि एक पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा, होगा कि नहीं। तो s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिनकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि इनका नेचर कैसा है और ये हमें क्या बता रहे हैं। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भरा कैसे जाएगा, तो इसको हम भर सकते हैं सिर्फ मैजिक नंबर से, जिसके बारे में अभी अभी मैंने डिटेल में आपको बताया, राइट। अगर हमें किसी एटम की या किसी शेल की एनर्जी जाननी हो, वैसे तो ये फॉर्मूला हम कई बार कर चुके हैं पहले, अगर हमें किसी शेल की एनर्जी जाननी हो तो वी जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, हम इस फॉर्मूले से उस शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय n, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। n कौन होते हैं, n में भी 1 2 3, 1 है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 है तो किसको, 3 है तो किसको। जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं ns np nd nf, राइट, ns np, n रिप्रेजेंट करेगा कि वो कौन है। दूसरी मोर इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ पीरियड्स, जो आप ग्रुप्स और पीरियड्स देखते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स भी n से ही रिप्रेजेंट होते हैं। यानी अगर हमें किसी के पीरियड के बारे में पता करना हो तो हम n की वैल्यू देखकर पता लगा सकते हैं। देखिए जैसे 1 यहां लिखा है 1s2, मैंने आपको बता तो दिया कि ये हीलियम है, अब ये पूछ लिया कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो यू इजिली सी फर्स्ट, इट बिलोंग्स फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, मुझे नहीं पता कौन है, मुझे नहीं पता कौन है, 1s2 2s2 मैंने कंटिन्यूटी में लिख दिए, मैंने कंटिन्यूटी में लिख दिया, कौन है मुझे नहीं पता, सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ये किसी एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये किसी एक ही एटम को रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर पीरियड कौन सा है, यानी कि ये कोई भी XYZ एलिमेंट है तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है। आप किसको चेक करेंगे, आप n की वैल्यू को, जो बड़ी n की वैल्यू होगी
वही पीरियड नंबर, जो बड़ी वैल्यू होगी n की वही क्या होगा हमारा पीरियड नंबर। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन है 2, इट मीन्स ये जो भी XYZ है, ये मैं आपको करवाऊंगी आगे, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे अभी हमारे जहां पर हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ये जो भी XYZ है ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड पीरियड से। ये पीरियड्स क्या हैं, ये ग्रुप्स क्या हैं, वैसे तो हमने ब्रीफली 10th में किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको डिटेल्ड में करेंगे, राइट। वो हमारी नेक्स्ट यूनिट का भी पार्ट है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होगा जो मैं यहाँ पर भी आपको कवर करवाऊंगी। चलिए इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज azimuthal और एंगुलर क्वांटम नंबर। This is also very important. It is represented by small l. As the previous one is represented by the small m, this one is represented by small l. What is this and what it tells the information about the electron? ये क्या information देना चाह रहा है? First of all, azimuthal quantum number gives the information about the number of subshells. Remember that. It gives the information of number of subshells, कि किसी शेल में, देखो बेटा पहले वाला क्वांटम नंबर जिससे हमें सिर्फ शेल्स का पता चल रहा था कि K है, L है, M है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, whatever, उसका पता चल रहा था, वैसे ही इस क्वांटम नंबर की हेल्प से हमें किनका पता चल जाएगा, सब शेल्स का। अगर N1 है तो हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट, अगर N की वैल्यू 2 है तो कितने सब शेल होंगे। नाउ इट इज गिवन बाय, इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, N-1। दिस रिलेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट L। आप ऐसे बोल सकते हैं L इज इक्वल टू N-1, यानी कि L की वैल्यू निकालने के लिए किसका पता होना जरूरी है, N का। N-1 हमें L की वैल्यू देता है, और L कौन है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। N कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन। दिस वन इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इफ N इज इक्वल टू 1, अगर N की वैल्यू 1 है तो L कितना हुआ, 1 minus 1 equals to 0, 1 minus 1 equals to 0। अगर N की वैल्यू 1 है तो L क्या होगा, 0। और अगर N की वैल्यू 1 है तो यानी कि पहली शेल है, L की वैल्यू 0 है तो कौन सी सब शेल आएगी, S। इन बातों को बहुत आराम से समझ के चलिएगा कि क्या बोला जा रहा है। अगर L की वैल्यू 0 आती है तो कौन सी सब शेल वहां प्रेजेंट होगी, S। क्लियर। इफ N इक्वल्स टू 2, अगर N की वैल्यू 2 आती है तो L कौन कौन हो सकते हैं, यहां 0 इंक्लूड करेंगे, 0 साथ में जरूर आएगा, 1 भी हो सकता है और 0 भी। 0 स्टैंड्स फॉर S, 1 स्टैंड्स फॉर P। अगर L की वैल्यू 1 है तो कौन सा सबशेल आएगा, P। कैसे आया, 2 minus 1 1, 1 आया ना, तो ऑटोमेटिकली 0 तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके बिना अगली शेल तो बन ही नहीं सकती। भाई जब पहली शेल बनेगी तभी तो दूसरी शेल बनेगी, और अगर पहली शेल ही नहीं है तो दूसरी शेल कैसे बनेगी। पहली शेल में कौन सब शेल है, S, यानी S तो कंफर्म रहेगा। अगर आपके नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो S वहां पर होगा। दूसरी शेल के लिए हमारे पास L की वैल्यू आई 1 का मतलब कौन इंक्लूड हो गया, P। तो अब N इक्वल्स टू 2 में कौन कौन सी सब शेल आएंगी, S एंड P। चलिए आगे चलते हैं। अगर N की वैल्यू 3 है, इफ N इक्वल्स टू 3, आप यहां पुट करके देख लो, 3 minus 1 कितना हो गया, 2। तो L की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2, लेकिन 0 तो इंक्लूड रहेगा ही। अब और भी कौन इंक्लूड हो गया, 1। तो 0 के लिए S, 1 के लिए P और 2 के लिए कौन, D।
अगर n की वैल्यू 3 है तो तीनों ही सब शेल वहां प्रेजेंट होंगी, S P D। अगर n की वैल्यू 3 है तो तीनों ही सब शेल वहां प्रेजेंट होंगी। 0 किसके लिए? S के लिए। 1 किसके लिए? P के लिए। 2 किसके लिए? D के लिए। S P D, all the three subshells are present if n equals to 3. Now if n equals to 4, then n minus 1, 4 minus 1, maximum number towards 3. तो n equals to 4 है तो कौन कौन सी सबशेल आ गई? 0, 1, 2, 3। 0 के लिए कौन? S। 1 के लिए कौन? P। 2 के लिए कौन? D। और 3 के लिए कौन? F। अगर n की वैल्यू 4 है तो ये सारी सबशेल वहां प्रेजेंट होंगी। और L कौन है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो किसकी इंफॉर्मेशन देता है? नंबर ऑफ सबशेल्स की। ये हमारी और भी बहुत हेल्प करता है। ये हेल्प करता है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने में, जिसका फॉर्मूला है √L+1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई h/2π। इस फॉर्मूले से अगर हमें कोई बोल दे कि इस एटम का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए, देन वी बाय यूजिंग दिस वी इजिली कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। ये एनर्जीज के बारे में भी बताता है। सबसे बड़ी बात, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ शेप्स। शेप्स देता है, इंफॉर्मेशन देता है शेप्स की। किसकी? SPDF की। S की शेप होती है स्फेरिकल, P की शेप होती है डम्बेल, D की शेप होती है डबल डम्बल और F की शेप होती है कॉम्प्लेक्स। S की जो शेप है वो है स्फेरिकल, हालांकि इनको हम आगे डिटेल में करेंगे। P की शेप होती है डम्बेल, D की शेप होती है डबल डम्बल, डबल डम्बेल, और बेटा F की शेप होती है कॉम्प्लेक्स। ये शेप्स होती हैं जो कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहां दो एग्जाम्पल हैं, आप इन एग्जाम्पल्स के मतलब इस सब के बेसिस पे एग्जाम्पल्स का जवाब देंगे। मेरे पास है 3D, राइट? इस 3D का मुझे आंसर लिखना है। n की वैल्यू, आप इसको देखकर जवाब देंगे। n की वैल्यू यहां पर क्या है? n, इससे पिछला जो हमने पढ़ा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3D, n की वैल्यू यहां क्या है? n की वैल्यू है यहां पर 3, राइट? और यहां पर L की वैल्यू क्या है? देखो यहां अगर D बोला है तो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे 0 को, ठीक है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर पता है D। हम यहां पर 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ D वाली वैल्यू को रखेंगे। अगर थर्ड शेल है और LD दे रखा है तो D के लिए क्या लिखा जाता है? 2। देखो अभी अभी बताया था, मैक्सिमम वैल्यू 2। अगर N 3 है और D है तो हमारे नंबर ऑफ L क्या होगा? 2। इधर आते हैं, इस एग्जाम्पल पे आते हैं 4P। यहां पर n की वैल्यू क्या है? n मेन नंबर, n की वैल्यू कितनी है? 4। और यहां पर P है तो L की वैल्यू क्या होगी? P के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 1। इस तरीके से हमें हमारी बुक में, हमारे प्रैक्टिस पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर हमसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई कीजिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो आगे क्वांटम नंबर आएंगे उनको आइडेंटिफाई कीजिए। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे, हम उनको करेंगे इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे आते हैं। नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाम ही कह रहा है मैग्नेटिक, यानी कि ऐसा जिसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर हो, जो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपना काम करता हो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। It tells about the number of orbital present in the subshell. किसी सबशेल के अंदर भी कितने पार्ट हैं? देखिए यहां पर नंबर से मतलब ये नहीं है कि हम उसके टुकड़े कर रहे हैं। नंबर से मतलब ये है कि वो x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग कैसे काम कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी बात की जा रही है। द स्प्लिटिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आप इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर सब शेल के नंबर की बात हो रही है और हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
अब हम इसको आगे करेंगे थोड़ा सा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या। चलिए उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अपना जो टॉपिक था अभी क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, m से। m क्या है, प्लस माइनस l इंक्लूडिंग जीरो। जैसे m की वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो थी ना, वैसे ही m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, l। ठीक है, l प्लस माइनस दोनों की टर्म में आए और जीरो साथ में जरूर होगी। देखिए कुछ एग्जांपल मैं करवाती हूं। जैसे मैंने लिया 4s, ठीक है, 4s मेरे पास है। इस 4s में मुझे क्या क्या पता करना है, n की वैल्यू कितनी होगी। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि भैया अगर अपने को कहीं नंबर दिखते हैं तो वो मेन है, प्रिंसिपल है। तो अपने पास n कौन है, 4। ठीक है, अच्छा l क्या होता है, ln माइनस 1 है ना। l जो है वो n माइनस 1 होता है, लेकिन ये क्या है, s। भाई l की वैल्यू n माइनस 1 है, कॉन्ट्राडिक्ट है, मैंने पहले भी बताया था। s के लिए l की वैल्यू आप हमेशा देखिए, l की वैल्यू कई बच्चों को बहुत परेशान करेगी। आप ऐसे मान के चलिएगा, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। आप इसको मान के चलिए, आप n-1 पे यकीन मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यूज आती हैं। इनसे पहले बहुत सारी वैल्यू होंगी, तब कहीं जाकर s की वैल्यू फिर से 0 आएगी। तो यू जस्ट रिमेम्बराइज दैट l इक्वल्स टू 0। अच्छा l इक्वल्स टू 0 बोला तो m की वैल्यू प्लस माइनस l होगी। अब 0 प्लस माइनस 0 क्या होगा, 0। तो m की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर दिस एटम, फॉर दिस स्टेटमेंट, फॉर दिस एलिमेंट इज ऑल्सो 0। दूसरे पे आते हैं 3p। यहां पर n की वैल्यू क्या है, 3। n कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 3 है। p क्या है, l के लिए p कितना बताया था अभी 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1। m की वैल्यू प्लस माइनस 1 माइनस और प्लस इंक्लूडिंग 0, प्लस माइनस 1 करते ही कितनी वैल्यू आ गई, 3। इन तीनों वैल्यूज को p की हमने एक्सिस पे बांट दिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्प्लिटिंग पर ये एनर्जी आ रही है। तो ये तीनों एक्सिस पे काम करेंगे, x एक्सिस पे भी, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे। px, py, pz। x के लिए +1, y के लिए -1, z के लिए 0। z के लिए 0 इसलिए क्योंकि यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन ना के बराबर काम करते हैं। ठीक है, ये और भी डिटेल में हम आगे करेंगे और हायर क्लासेस में ये टॉपिक बहुत ज्यादा मर्ज है। 5d, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5, l कितना, d के लिए 2, m कितना, प्लस माइनस l यानी कि -2 +2 -1 +1 0 इंक्लूडिंग 0। 5 वैल्यूज आ गई तो इनको लिखने का तरीका देखिए। यहां पर जैसे मैंने x y z एक्सिस में सिंपली 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, d जो है वो अपनी शेप के, जैसे हम यहां पर s की बात कर रहे हैं तो s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। यहां पर p की बात कर रहे हैं तो p की शेप होती है ऐसी, डम्बल। आप लोग डम्बल यूज करते हो, डम्बल जस्ट लाइक अ फ्लावर क्लॉव लीव्स, दिस इज डम्बल। d की शेप होती है बेटा डबल डम्बल, लाइक दिस, डबल डम्बल। तो एक्सिस भी तो उनके अकॉर्डिंग ही काम करेंगी ना। अब इसके लिए मान लीजिए मैंने इसको x एक्सिस पे लिया, थोड़ी देर बाद मैं इसको y एक्सिस पे लूंगी, थोड़ी देर बाद मैं z एक्सिस पे लूंगी, तो इनकी ओरिएंटेशन देखनी है। ऐसे ही इनकी ओरिएंटेशन भी देखनी है। तो जब मैं इनको एक्सिस पे लेती हूं तो ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। अच्छा dxy के लिए -2, dyz के लिए -1, dxz के लिए +1, dx² - y² के लिए +2 और dz² के लिए 0। ये वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि भैया m की वैल्यू dxy के लिए कितनी है और dz² के लिए कितनी है। ठीक है, ऐसे ही m की वैल्यू pz के लिए कितनी है, py के लिए कितनी है और px के लिए कितनी, क्योंकि ये सब इंक्लूडिंग 0 होता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। 3dz², ठीक है,
अपने को सबसे पहले यहाँ पर ये क्वांटम नंबर्स इनकी डिटेल फिल करनी है। n क्या होगा, n तो नंबर है, नंबर कितना है 3 है। d l l क्या होगा, देखो वहां पर लिस्ट बनी हुई है, d d के लिए कितना है 2 हो गया। z स्क्वायर दे रखा है तो m की वैल्यू सिर्फ वही लिखनी है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही हो, ना कि सारे सारे नहीं लिखने, सिर्फ वही लिखनी है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही हो। तो m की वैल्यू डी जेड स्क्वायर को कितना रिप्रेजेंट कर रही है 0। तो इस प्रकार से हमें इस जो एलिमेंट है, ये जो एटम है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम एक बात कह सकते हैं कि ये कोई भी है एक्स वाई जेड, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता होगा, है ना। डी ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट है तो मैक्सिमम डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है फिलहाल। तो कितने होंगे, ज्यादा है, कम है, इंक्लूडिंग 0 है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने पी को 3 सब पार्ट्स में बांट दिया, हर एक पार्ट के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक पार्ट के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट। हालांकि ये हमारा अगला क्वांटम नंबर है, अभी बताती हूं कि ये स्पिन क्या है और कैसे। हर एक पार्ट के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट। ऐसे ही यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। हम हमेशा बोलते आए हैं पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। यहां आते हैं, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन सबको टोटल करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 10। हमारे डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक सब पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये बात हमने डिफरेंसेस में लिखी है, आपने पढ़ी है और नहीं भी ध्यान है तो फिर से ध्यान दे लीजिएगा। इस तरीके से अगर हम किसी ऑर्बिटल को उसके सब ऑर्बिटल पार्ट्स में बांटते हैं तो उसके पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कहे जाएंगे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। और ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते, राइट। चलिए अपने फोर्थ क्वांटम नंबर पे आते हैं। दिस वन इज आवर फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन, मूव करना, घूमना। अगर मैं किसी बॉल को यूं रोटेट करवाती हूं तो उसकी 2 ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, राइट। तो कह रहे हैं कि इसको डिनोट तो ऐसे क्या आता है कि ये या तो +1 में +½ में जाएगी या -½ पूरी रोटेशन नहीं होती है कभी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन आइदर हाफ प्लस आइदर हाफ माइनस रोटेट करता हुआ चलता है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद ही आता है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन है इसकी। ये हमें ओरिएंटेशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों वहां पर कैसे प्रेजेंट हो। अगर हम किसी बॉक्स में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में रखते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो। इनकी पॉसिबिलिटी तभी है जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, देखिए एटम है, एटम की शेल है, शेल में इलेक्ट्रॉन है, आइदर इट मूव्स क्लॉकवाइज और आइदर इट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। +½ को क्लॉकवाइज कहा जाता है, -½ को एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। इसीलिए एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रह सकते हैं क्योंकि उनकी स्पिन ऑपोजिट होती है और ऑपोजिट स्पिन ही बताती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड। सपोज किसी एटम के लिए मैं इस प्रकार से कुछ आपको लिख कर दूं तो आप इसको अनपेयर्ड कहेंगे और ये अकेला +½ है, क्लॉकवाइज है। दिस इज अनपेयर्ड, दिस इज पेयर्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स की जितनी भी जानकारी हमें चाहिए होती है, एलिमेंट की जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए, जितनी हमारे पास होनी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन बताते हैं, ये 4 क्वांटम नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।